कांग्रेस कमेटी के सदर हामिद कर्रा साहब, CWC मेंबर, जनरल सेक्रेटरी और CLP लीडर जनाब गुलाम मोहम्मद मीर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर DCM ताराचंद साहब और एक वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला साहब, शर्मा जी, AICC सेक्रेटरी मनोज यादव जी, वेद महाजन जी और सारे मीडिया के दोस्तों। अभी शर्मा साहब कह रहे थे कि मेरा पहले मेडिन विजिट है, इसके पहले भी मैं आया हूं और इसी हॉल में चुनाव के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप में से कई लोग उसमें थे, उसको अच्छे से कवर भी किए थे। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का बनने के बाद ये पहली विजिट मेरी है। कल मैंने आके हमारे पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर ऑफिस बेरर्स, जो प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स हैं, DCC प्रेसिडेंट्स हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की। रात में हमारे जो सबसे ज़्यादा सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप जो है, उनसे अलग से बैठ के बातचीत की। संगठन का हाल, पार्टी के पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ों बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। और आगे जम्मू रीजन के लिए क्या रोड मैप रहेगा, कैसा हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसा संगठन खड़ा करेंगे, क्या इश्यूज टेकअप करेंगे, क्या खामियां इलेक्शंस में हमारे रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग कल बातचीत की। आज भी पूरे कार्यकर्ता को, पूरे हमारे वर्कर्स जो हैं, पूरे जम्मू रीजन के जितने भी आ रहे हैं, सबसे मैं अलग अलग से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशंस हैं, उनका कामकाज रहा है, उनका कंट्रीब्यूशन पार्टी रहा है, उन तमाम चीज़ों को मुझे समझने के लिए थोड़ा आसान हो। लेकिन आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 3-4 इश्यूज़ को लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शामिल हुए हैं। एक तो मुझे आज यहाँ पे, कल और आज यहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि 2 दिन जम्मू रीजन में टाइम देंगे करके। असल में मुझे दिल्ली में रहना था, मीर साहब को भी दिल्ली में आज रहना था, कल और आज, क्योंकि जिस तरीके का वेंडेटा पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी शुरू की, फिर से जिस तरीके से सोनिया गांधी जी पे और राहुल गांधी जी पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी पार्टी की छवि खराब करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, फैमिली को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं, काफ़ी पार्टी वर्कर्स लगे हुए हैं, बहुत आक्रोश है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में। और वो तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग को सीनियर लीडरशिप वहाँ पर रहना चाहिए था। आप तमाम लोगों को पता है ये इशू नया नहीं है, पुराना इशू है। 7-8 साल से इस इशू को लेके वो टाइम टू टाइम सताना, हरास करना, टॉर्चर करना, ये कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला इशू मुझे लगता है कि 75 साल की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करीब 80 साल होने आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ऐसा इशू है जिसमें ना तो मनी लॉन्डर्ड हुआ है, ना पैसा किसी को दिया गया है, ना पैसा बैंक से निकाला गया है, ना प्रॉपर्टी किसी को दी गई है, ना प्रॉपर्टी कहीं से ट्रांसफ़र भी है, ना कोई मनी ट्रेल है। बिना मनी ट्रेल के पहली बार ऐसा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि किसी ने पैसे दे दिया। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ तक के सैलरीज तक ये लोग नहीं ले रहे, सैलरीज नहीं ले रहे। मीटिंग में जो बैठते हैं, सिटिंग फीस होती है, वो सिटिंग फीस नहीं ले रहे। कहीं पैसा कहीं से कहीं ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एनकैश करते हुए दिखाई नहीं दिया, कहीं पैसा एक जगह से लेके कहीं और दूसरी जगह दिया गया है, वो भी नहीं दिखाई देता। ये पहला एक अनोखा केस है। पता नहीं ये कैसा ऐसा केस बन सकता है जिसमें कोई मनी लॉन्डर्ड ही नहीं हो, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। ये एकदम साफ है। जिस तरीके के तीखे सवाल इन लोगों को पूछे गए थे पिछले सेशन में, पिछले 2 सेशन से जिस तरह से अपोजिशन लगातार इनके ऊपर हावी हुई थी, जो इनके शॉर्टकमिंग्स हैं, इनके नाकामयाबियाँ हैं, जिस तरह से एक्सपोज करने की कोशिश की, वक्फ बिल में भी जिस तरह से ये बैकफुट पे थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर उनको लगा है कि अटेंशन, देश का अटेंशन डाइवर्ट करना चाहिए। जो मूल क्वेश्चन देश के सामने आज हैं, बेरोजगारी, गरीबी, एमएसएमई सेक्टर को जो ख़त्म किया जा रहा है, जो रुपया लगातार गिरते जा रहा है, डॉलर के मुकाबले में, पाउंड के मुकाबले में जो लगातार गिरते जा रहा है,
जो एक्सटर्नल अफेयर्स कंप्लीटली जो मेसअप किए हैं, जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, जो लगातार सामान्य पदार्थों के जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाम के लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों से, चाइनीज एग्रेशन एक तरफ है, इन तमाम सवालों के को लेके, इन तमाम इश्यूज के लेके जो सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने फिर से वेंडेटा पॉलिटिक्स शुरू की है। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से भाजपा की सरकार को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस जो है अंग्रेज के जमाने में अंग्रेजों को देख के कभी नहीं डरी, उनके खिलाफ खड़ी रही, उनके खिलाफ लड़ते रही। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी आज भी जो लोग अंग्रेजों का रोल आज अदा कर रहे हैं, जो इस देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल कांग्रेस पार्टी डरेगी नहीं और गांधी तो डरेंगे ही नहीं। राहुल गांधी जी को जितना उन्होंने तंग करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की, हरास करने की कोशिश की, भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से वो रोड़े डालने की कोशिश की, उसको जगह जगह में उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ केसेस करने की कोशिश की, देश के कोने कोने में उनके खिलाफ केसेस, उनके स्टेटमेंट्स को लेकर केसेस वगैरह डालने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, पीछे हटेंगे भी नहीं, लड़ते रहेंगे। जो एक हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारे स्वतंत्र आंदोलन के जो सेनानी थे, जो लीडर थे, जो रहनुमाए थे, जो एक विजन था उनका, जो एक ख्वाब उन्होंने देखा था, उसको रियलाइज करने के लिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लड़ते रहेगी, डटे रहेगी और डरेगी नहीं। ये अब दूसरी बात जो है, आपको पता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट में जो तुषार मेहता जी थे, जो सरकार की तरफ से जो खड़े हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट वाला जो बड़ा मामला देश में चल रहा है, जो एक झूठ के बुनियाद के ऊपर, ये भी पहली बार ऐसा हो रहा, पहले झूठ बोला गया, मिस इन्फॉर्मेशन पूरे देश भर में फैलाया गया, पूरा उनका इको सिस्टम, पूरा गोदी मीडिया उनका लग गया था कि वक्फ के खिलाफ बोलो, इतना बोलो कि आम आदमी भी मानने लगे। लेकिन जब जेपीसी में, मैं भी जेपीसी का मेंबर रहा हूँ कांग्रेस की तरफ से, जेपीसी में जब हम लोगों ने इनसे सवाल करने लगे, जब इनको लॉजिक पूछने लगे, जब इनसे डेटा मांगने लगे, तो बिल्कुल इनके पास कोई जवाब नहीं था। और बुलडोज करके जेपीसी में, आज जो किरण रिजिजू जी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे 90% जेपीसी के रिकमेंडेशंस को अकोमोडेट किया गया है करके। मैं बोलना चाहता हूँ, वहाँ सिर्फ जो भाजपा के जो एमपीज थे, उनके रिकमेंडेशन, उनके जो बातचीत थी, उसको शायद अकोमोडेट होती होंगे। पूरे जेपीसी के रिकमेंडेशन, पूरी जेपीसी की जो सोच थी, सजेशंस थे या अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो उन्होंने बोला था, उसको किसी चीज़ को उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको अकोमोडेट भी नहीं किया गया। अब उसके बाद में हम लोग को जब पार्लियामेंट में मौका मिला, सारे अपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स थे, लोकसभा में, राज्यसभा में सवाल खड़े किए और देश के सामने आप तमाम लोगों ने देखा, मैंने भी बात किया था, हम लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़ा किए, उसका एक सवाल का भी जवाब उन्होंने दिया नहीं। ना ही अमित शाह जी दिए, ना ही माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर दिए, ना ही उनकी तरफ से जितने बोलने वाले सीनियर लीडर्स थे, कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। आज हम लोग जो जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो सवाल खड़ा किए थे, जो उठाए थे, जो हमारा वो लोग कंफ्यूजन ही जो बोल रहे थे, उसको हम लोग बोल रहे थे आप क्लैरिफाई करो इसको, जो जवाब नहीं आ रहा था, उसी तरह के सवाल आज सुप्रीम कोर्ट उनके सामने खड़ा किए, उसी तरह के सवाल उनको पूछ रही है। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से या उनके लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई जवाब नहीं। इसीलिए उन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा। इंटीरियम ऑर्डर तो दे ही रहे थे, आप लोग सब लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे उसको, इंटीरियम ऑर्डर दे रहे थे उसमें, लेकिन इन्होंने आधे दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 1 दिन का टाइम पूछा, अगले दिन 2 बजे फिर हियरिंग थी। उन्होंने आके बोल दिया भाई जब तक ये हियरिंग खत्म नहीं हो जाएगी तो हम लोग उसमें वक्फ बाय यूजर वाला एज इट इज रहेगा, कोई जमीन डी नोटिफाई नहीं करेंगे करके उन्होंने लिखित में दिया है। दूसरा जो है, ये बोर्ड्स और काउंसिल्स को हम लोग बिल्कुल रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती, ये दिया है। तीसरा, उसमें बाई एंड लार्ज कोर्ट के सामने ये बोला गया है एक हिसाब से वो स्टे ही है पूरे बिल पे कि भाई जब तक ये डिस्पोज नहीं हो जाता केस, हम इसमें कोई अमेंडमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये उन्होंने अब कहा है। अगर उनके पास जवाब होते, अगर उनके पास आंसर्स होते, जितना उन्होंने गलत सलत फैलाए थे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाए थे, तो उसको लेकर अगर जवाब होते तो इनको लिखित में पे देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आज उस पर भी ये बैकफुट पे है। हम लोग क्योंकि गुजरात में ग्रासरूट लेवल से कांग्रेस पार्टी को बिल्डअप करने का काम शुरू किया, हमारा एआईसीसी सेशन हुआ, कई हमारे प्रोग्राम्स हमें चलने लगे, बिहार का चुनाव आने वाला है, वक्त पे बैकफुट पे वो जा रहे हैं लगातार, तो अब उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया।
ये दो बड़े मसले नेशनल लेवल के हैं। अब स्टेट पे आऊँगा तो चुनाव के टाइम पे मैं आपके सामने था, मैंने कई आप लोगों ने कवर भी किया, इंटरव्यूज में भी हम लोगों ने बोले कि 8-9 साल या जितने भी साल उनकी सरकार और प्लस गवर्नर रूल था, उसमें जितने धांधलियाँ हुई और स्टेटहुड की जो मांग है, ये दो बड़े मुद्दे हमारे सामने। एक नंबर 1 जो स्टेटहुड की हम लोगों ने मांग की और उन्होंने खुद बोला है कि स्टेटहुड वो देंगे। हम लोगों ने ये किया कि स्टेटहुड देना चाहिए, उसके साथ में ये अलग अलग स्टेट्स को जो स्टेटसेस दिए हैं, हिमाचल प्रदेश को दिए हैं, आसाम में दिए हैं, मेघालय दिए हैं, मणिपुर दिए हैं, उस तरीके से थोड़ा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इसको भी थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तीसरी बात हम लोगों ने कहा था कि फाइनेंशियल पैकेज भी देना चाहिए, ताकि यहाँ की नई इंडस्ट्री को लाना है, नया डेवलपमेंट वर्क यहाँ पे करना है, ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क को पूरा कंप्लीट करना है, तो स्पेशल पैकेज की भी जरूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की भी करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला था। अब ये सरकार बन, इलेक्शंस हो गए, सरकार आ गई, उनकी सरकार बनी नहीं, कोएलिशन की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। अब इसमें स्टेटहुड देने में उनको डिले क्यों करते हैं? हमने तो कहा था, उन्होंने अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, अमित शाह जी ने भी किया, गृह मंत्री ने भी, तो स्टेटहुड क्यों नहीं दे रहे? ये हमारी रियासत, हमारा हक करके हमारी पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में एक मुहिम छेड़ी गई। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में गए, लोगों को इकट्ठा किए, वहाँ पे अपनी बात रखी और सरकार से लगातार डिमांड करने का काम कर रहे हैं। तो ये डिमांड लगातार हम लोग करते रहेंगे, उसके खिलाफ, उसके लिए लड़ते रहेंगे। और पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने बात उठाने की, अलग अलग बिल्स में बात उठाने की कोशिश की। कश्मीर की जब बात आई, बजट की बात आई, उस टाइम पे भी हम लोगों ने कहा, कई स्टेट्स का जब बजट का आया तो जब कश्मीर का जिक्र हम लोगों ने किया। हमारी मीटिंग्स में हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि स्टेटहुड का डिमांड बरकरार रहेगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से दबाव डालेंगे और स्टेटहुड देने के लिए। हमारे अध्यक्ष जी भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को इन दिनों चिट्ठी भी लिखने वाले। और अहमदाबाद में हमारा AICC का जो सेशन था, उसमें भी जो है रेजोल्यूशन में हम लोगों ने इंक्लूड किया है कि फुल स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। वहाँ की आवाम को सिर्फ चुनाव करके सरकार बना देके फिर इनडायरेक्टली गवर्नर के थ्रू वहाँ पे रूल करने का नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेटहुड देना चाहिए करके हमारे रेजोल्यूशन में हम लोग इंक्लूड किया है। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ जो है, जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपनी बात कही थी, उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्कैम्स की हम लोगों ने बात की थी, उस स्कैम्स में इंक्वायरी करवाने का काम करेंगे, क्योंकि जितना भी लूटपाट हुआ है वो यहाँ की आवाम का पैसा है, वो यहाँ के लोगों का पैसा है, इनके लोगों के लिए जो पैसा था वो पैसा था। उसमें जो लूटपाट हुआ है उसमें कौन जिम्मेदार है, उसको हम लोग इंक्वायरी के थ्रू सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में हमारे पार्लियामेंट में जब भी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बात आती है, या नहीं तो टेलीविजन चैनल्स में जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई। वो ये बार बार क्लेम करने की कोशिश करती है कि यहाँ सुख शांति में लोग जी रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है। तो हम लोगों को जब आंकड़े उनसे पूछते हैं तो उनके पास आंकड़े नहीं होते, कई बार तो झूठ भी बोल देते हैं। तो इनसे हम लोग पूछना चाह रहे हैं, अगर हम सब कुछ ठीक है तो 2023 से मिलिटेंसी लगातार कैसा बढ़ते गई है। यहाँ पे 2 मेजर इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए हैं, जिसमें 5 हमारे जवान को मारे थे, उसमें एक JCO भी थे, 4 पुलिसमैन की इंजुरीज हुई थी। उसके अलावा हमारे 50 लोग जो हमारे पुलिस हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं, जवान्स हैं, उसमें सब 50 लोग हमारे मारे गए हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी, BSF, ये सब भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, यहाँ डट के खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर को के लोगों को एक राह देने का काम कर रहे हैं और उनको सुख शांति से जीने का काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन सवाल ये उठता है, जिसके अंडर आर्मी है, जिसके अंडर BSF है, जिसके अंडर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी है, जो होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आदमी है, जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो ये मैं आंकड़े दे रहा हूँ, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसके लिए जिम्मेदार तो वही लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए। गलत जवाब देके, गलत आंकड़े देके आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। जो असली हकीकत यहाँ पे ज़मीन पे है, उसको जो है अपने दिमाग में रखते हुए उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मिलिटेंसी जम्मू रीजन में पूरा क्यों बढ़ रही है, कश्मीर में बढ़ रही, सब जगह भी मुझे पता चला कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है फैल रही, तो क्यों फैल रही, कैसा फैल रही, ये लोग कर क्या रहे हैं जो बड़े बड़े दावे करने वाले हैं। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा हमारे
संगठन को हम लोग मजबूत करना चाह रहे हैं, हमारी पार्टी को खड़ा करना चाह रहे हैं। हम लोग हर गांव, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ला, हर बूथ में पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे। हमारा मानना ये है, हमारी एक नेशनल पार्टी है, पुरानी पार्टी है, देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है और देश के लिए जो ख्वाब देखे थे आज़ादी के आंदोलन के हमारे रहनुमा सब, तो उसको रियलाइज़ करने के लिए, उसको उस तरीके के हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है देश में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उतार चढ़ाव होता है, चुनाव जीतना हारना होता है, लेकिन लगातार हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग को कोशिश करना है, मेहनत करना है। उस राह में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत मंथन हुआ है सीनियर लीडरशिप का, नए तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, और मजबूती देने के लिए वो एक्सपेरिमेंट हम जम्मू कश्मीर में भी करेंगे और पूरी तरह से हम मजबूत करने के लिए पूरी सीनियर लीडरशिप, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक आने वाले दिनों में एक मजबूती से काम करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए हम लोग सारे एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बहस वक्त पर चल रही है, लेकिन दूसरी बहस जो है वो उपराष्ट्रपति ने छेड़ी है जुडिशरी को लेकर। बोल रहे हैं कि 142 आर्टिकल जो है ये एक न्यूक्लियर बम है, इस पर क्या करें? ये दो अलग ही मुद्दे हैं। वक्त पे जो है जो बहस छिड़ी है देश भर में, ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है। तमाम अपोजिशन के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद उन्होंने इसको पास करने का काम किया। उसके बाद जो अग्रीव्ड पार्टीज होते हैं, जिसको लगता है कि जो बिल जो पास हुई है वो ठीक नहीं है, उनके हित में नहीं है, अगर वो लगता है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको कोर्ट में जाने का पूरा राइट है उनका। कई लोगों ने कोर्ट में गया, उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, सवाल हम लोग जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो खड़ा किए हैं, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही है, और जो इनके पास जवाब ये दोनों जगह नहीं था, वहाँ पे भी उनके पास जवाब नहीं, इसीलिए वो टाइम में मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा जो वाइस प्रेसिडेंट ने जो कल बोला है कि मिसाइल की तरह है एक आर्टिकल लेके, और उन्होंने बोला कि ऑल इज नॉट वेल उसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन हैं, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, ये सरकार के खिलाफ हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का, इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लाने का, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके हैं, पहले कभी इस तरह से देखा नहीं गया है। तो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन के छोड़ने रहे, इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी का कैसा मिसयूज हम देख रहे हैं, कैसा जो है ये लोग इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किए हम लोग देख रहे हैं, कैसा महाराष्ट्र के इलेक्शन में 55 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से अपने कब्जे में, काबू में कर लेना इंस्टीट्यूशंस को, उसका दुरुपयोग करना और सत्ता में रहना इनका काम है, और किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को प्रेशर है। ये भी उसी का एक टैक्टिक है सर। मैं एकदम साफ कह रहा हूँ कि जो लोग इस सरकार जो है पूरी तरह से किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, ये आपके सामने है। साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कर्नाटका में जो आपकी सरकार है मुस्लिम आरक्षण की ओर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर भाजपा काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि आप जातिगत जनगणना के भी पक्ष में आ रहे हैं, आप मुस्लिम को भी आरक्षण दे रहे हैं, आप संविधान की मूल भावना को पहुंचा रहे हैं जो बाबा साहब ने कभी कहा नहीं था, आप विरोध में है संविधान। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं। आप किस चैनल से हैं? नॉर्थ साइड। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं, आधी बात करते हैं। आप भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये किसी को नया आरक्षण दे नहीं रहे। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। 1994 से वहाँ पे आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरी को। कर्नाटका का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज इन दी कंट्री। आप उसको स्टडी कीजिए, रिसर्च के तौर पे आप उसको रिसर्च कीजिए। मैं बता रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ओबीसीज में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को भी जो है, जो ओबीसीज हैं उनको एक अलग कैटेगरी दिया गया है। एजुकेशन में और जॉब से 1994 से चल रहा है। बीजेपी की सरकार 2 टर्म वहाँ पे थी, वो उन्होंने भी दिया है रिजर्वेशन लगातार सारे कैटेगरीज को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कैटेगरीज को दिया। ये पिछली सरकार उनके जब जा रही थी तो उन्होंने स्क्रैप करने की कोशिश की इलेक्शन के 4 दिन पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे दी, बोले कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नंबर 1।
नंबर 2, अब जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि रिजर्वेशन का मतलब है अफर्मेटिव एक्शन, और रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछले वर्ग हैं उनको जो है हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका भागीदार हम बनाएं। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था SC, ST, OBC के सारे कैटेगरीज को। तो इसमें किसी मुसलमान को अलग से देने की कोई बात ही नहीं है। ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पिक एंड चूज वाला इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप थोड़ा देखिए सर, ये जैसे जम्मू कश्मीर में सर ये आगामी जो चुनाव हमारे हैं, दूसरा पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस का गठबंधन किया, क्या चुनाव में भी गठबंधन करेगी? देखिए, वो जब चुनाव आएगा उसके ऊपर हमारे आला कमान डिसीजन लेगी, और जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको कंसल्ट करके फिर उसके हिसाब से वो डिसीजन दिया जाएगा। डिस्टर्बेंस हो रहा है। आपने कल भी बात की थी, जब आपने स्पीच की थी कि आप सेक्रीफाइस नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में जो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बड़े डिसीजन आज नहीं ले सकते। आपका बिजनेस क्या था? क्या क्योंकि कई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में और असेंबली में जो खराब स्थिति पार्टी की रही, पार्टी की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई, अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई। उससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाला वर्कर है कहीं ना कहीं वो थोड़ा मायूस है। तो क्या आप करने जा रहे हो? देखिए, ये मैं जैसा पहले शुरुआत में आपको बताया, कल जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल की लीडरशिप जो है उनसे कल मैंने मुलाकात की है, सबसे बात की है, सबको बात करने का मौका भी दिया। कल रात में मैंने जो सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप है स्टेट की, जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उनके साथ कल रात में करीब 2-3 घंटे बैठ के रात के 11 साढ़े 11 बजे तक उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश किया हूँ कि क्या समझने की कोशिश किया हूँ कि इश्यूज़ क्या है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो हमारा इन हाउस एक तरीका है चीज़ों को समझने का। हम लोगों ने चुनाव महाराष्ट्र में भी हारा, हम लोगों ने चुनाव हरियाणा दिल्ली में भी हारा, तो हर जगह पता करने की कोशिश करेंगे तरीके क्या हैं जैसे भाजपा जीत रही, या तरीके क्या हैं जिससे हमें पॉपुलैरिटी होते हुए भी कहीं कहीं जो हम लोग हमें दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। अब उसमें जो निकल गया था उसी लेके हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कल मेरा जो एक्शन लेने वाला मामला था, मैं ये कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज है, सबको बात करने का हक है, सबको अपने ग्रीवेंसेस एयर करने का हक है, लेकिन ग्रीवेंसेस एयर करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप स्टेट में भी होती है, AICC कनेक्टेड यहाँ रहती है, इंचार्जेस रहते हैं, उसके ऊपर AICC प्रेसिडेंट आला कमान होते हैं, और में कलेक्टिव लीडरशिप ऑल इंडिया लेवल पे होती है। वहाँ तक भी आप जाके जो है किसी को बोलना, करना, मिलना, वो सब कर सकते हैं। मैं ये उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि इसके फ्रेमवर्क के बाहर जाके इसको पब्लिसाइज करके अननेसेसरी जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक तनाव का माहौल क्रिएट ना करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे करेंगे, और एक्शन लेना भी चाहिए। तो क्या आप सीएम से आज मिले? क्या सीएम से मुलाकात हमारी हुई, बहुत कॉर्डियल मुलाकात थी, कई चीज़ों को लेकर बात हुई, गवर्नेंस कैसा चल रहा है उसको भी लेकर बात हुई, और कुछ रिसेंट जो इश्यूज थे वो लेकर बात की। और आगे का रोटेशन में गुजरात में हम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में इसको इंक्लूड किया है कि स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड, नथिंग लेस देन स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो उनका जो हर स्टेट में जिस तरह से और गवर्नर के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन चलते थे उसको ख़त्म करने का यहाँ की आवाम को मौका मिला है, और आवाम ने वो उसको अपने मैंडेट के थ्रू कोएलिशन को मैंडेट दी है, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार बनी। थैंक यू सो मच। स्टेटमेंट जो था उनका जो रोड मैप था वो बरकरार है। हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमने बाकायदे से उन्होंने कहा है यहाँ का जम्मू कश्मीर का हर नागरिक